स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 के ज्योग्राफी का चौथा चैप्टर मानचित्र के बारे में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मानचित्र किसे कहते हैं, मानचित्र के कितने प्रकार हैं, राजनीतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र क्या होती हैं, मानचित्र के तत्व क्या हैं, किसी भी मानचित्र को दर्शाने के लिए उसके प्रमुख तत्व क्या हैं, रेखा चित्र किसे कहते हैं, खाका किसे कहते हैं इत्यादि के बारे में। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं ये जो अलग अलग मानचित्र दिया गया है, इसको कैसे दर्शाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, इस मानचित्र के कितने प्रकार हैं, इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए टेक्स्ट बुक के हिसाब से चलते हैं। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब के अध्ययन की कुछ सीमाएं होती है। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है, लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्य, जिले, शहर, गाँव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में मानचित्रों का उपयोग करते हैं। यानी कि देखिए, जब पृथ्वी का अध्ययन करना होता है तो हमारे लिए उस समय ग्लोब की बहुत ही ज़्यादा उपयोगिता साबित होती है। यानी कि ग्लोब जो है काफ़ी उपयोगी साबित होता है जब पृथ्वी के अध्ययन करना होता है तब। बट किसी स्पेशल देश, राज्य, जिले, शहर या पृथ्वी पर किसी भी छोटे से छोटे स्थान के बारे में जानना होगा, उस केस में हम लोग मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाना के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। यानी कि देखिए, अब मानचित्र क्या है बच्चों, तो मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग के पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, इसी को मानचित्र कहते हैं। आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं ये सभी मानचित्र हैं। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एटलस बन जाता है। यानी कि देखिए, मानचित्र जो है वह हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, काफ़ी उपयोगी होता है हमारे ज़रूरतों के लिए। कुछ मानचित्र जो होते हैं वह छोटे क्षेत्र को दर्शाते हैं, कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं। एक मानचित्र एक बड़ी किताब की तरह ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखता है। अगर कि मान लीजिए कि एक किताब है, उसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हम लोगों को एक साथ मिलता है, उसी तरह मानचित्र में भी एक मानचित्र अपने अंदर किताब की तरह भर भर की जानकारियाँ उपलब्ध करके रखता है, बस देखने आना चाहिए। जब मानचित्र, बहुत सारे मानचित्र होते हैं, उस मानचित्र को अगर एक जगह रख दिया जाए तो वह एटलस बन जाता है। यानी कि मानचित्रों के समूह को एटलस बोलते हैं। एटलस विभिन्न प्रकार के तथा अलग अलग पैमाने पर खींची गई मापों पर आधारित होता है। यानी जो एटलस होता है वह अलग अलग पैमाने पर खींचा गया मापों पर आधारित होता है। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिसमें से कुछ नीचे वर्णित किए गए हैं। यानी कि देखिए, बोल रहा है कि मानचित्र से ग्लोब से ज़्यादा जानकारी मिलती है। सोचिए मानचित्र हमारे लिए कितना उपयोगी है कि ग्लोब से ज़्यादा जानकारी हम लोगों को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आइए आप पढ़ेंगे मानचित्र के कुछ प्रकार के बारे में। देखिए, वीडियो में अब मानचित्र के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो मानचित्र बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। अलग अलग मापों, डंटों के हिसाब से मानचित्र को अलग अलग भागों में बांटा गया है। कुछ भौतिक, राजनीतिक, थेमेटिकल इत्यादि के बारे में। तो हम लोगों को इस वीडियो में, इस क्लास में 6 में एनसीईआरटी में पढ़ना है भौतिक मानचित्र के बारे में, राजनीतिक मानचित्र के बारे में और एक थेमेटिकल मानचित्र के बारे में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं भौतिक मानचित्र से। भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चवत मानचित्र कहा जाता है। यानी कि देखिए, पृथ्वी की जो प्राकृतिक आकृति है, जैसे कि पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, नदी हो गया, महासागर हो गया इत्यादि को जो मानचित्र दर्शाता है, उसी मानचित्र को भौतिक या उच्चवत मानचित्र कहते हैं।
आइए अगले मानचित्र को पढ़ते हैं। राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उसकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। यानी कि देखिए, मानचित्र जो है राजनीतिक मानचित्र, यह राज्यों, नगरों, शहरों और गांव और विश्व के विभिन्न देशों और राज्य की सीमा को दर्शाता है। ठीक है, उसको राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। आप लोग इस मानचित्र में देख सकते हैं कि विभिन्न राज्य की सीमा को दर्शाया गया है तथा भारत की सीमा को भी दर्शाया गया है। तो यह एक तरह से राजनीतिक मानचित्र हो सकता है। राजनीतिक मानचित्र को किसी भी कलर से कलर किया जा सकता है, बट इसमें क्या होना चाहिए कि विभिन्न राज्यों का सीमा का निर्धारित होना चाहिए। यानी आप लोग क्लियर देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की सीमा कहाँ तक है। इसी तरह अलग अलग राज्य के भारत के अलग अलग सीमा को देख सकते हैं। यह राजनीतिक मानचित्र है। अगला मानचित्र है थीमेटिकल मानचित्र। तो आइए थीमेटिक मानचित्र के बारे में पढ़ते हैं। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उसका उचित नामकरण किया जाता है। देखिए, अब थीमेटिक मानचित्र किसे कहते हैं, तो ये कुछ ऐसी मानचित्र होती हैं जो विशेष प्रकार की जानकारियाँ उपलब्ध करके रखती है, जो कि सड़क को दर्शाती है, वर्षा को दर्शाती है, उद्योगों को दर्शाती है। ये विशेष प्रकार की जानकारियाँ हो गई। इन चीज़ों को दर्शाने वाली मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मानचित्र के घटक के बारे में। तो देखिए, किसी भी मानचित्र के 3 प्रमुख घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। ठीक, तो दूरी, दिशा और प्रतीक जो है वह मानचित्र के 3 घटक हैं। ठीक है, तो दूरी के बारे में पढ़ेंगे। अब मानचित्र एक आरेखन होता है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी रहे। यानी कि देखिए, जो मानचित्र है, ठीक है, मानचित्र के प्रमुख घटक है दूरी। ठीक है, तो दूरी को अब मानचित्र बनाने के लिए जो दूरी का है उसको खास ध्यान रखा जाता है। तो मानचित्र को एक छोटा कागज पर इतने बड़े भूभाग को दिखाया जाता है। ठीक है, तो इस भाग को जो मानचित्र बनाया जाता है, तो मानचित्र के बनाते समय यह सावधानी बरतनी होती है कि इसकी जो स्थानों की वास्तविक दूरी है यह मानचित्र में भी बरकरार रहे। ठीक है, तो इसे बहुत ही सावधानी से बनाया जाता है तथा वास्तविक दूरी को मानचित्र में भी मेंटेन किया जाता है। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज की एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई जाने वाली दूरी के बीच का अनुपात होता है। देखिए, जो मानचित्र है, ठीक है, तो वह तभी अच्छे तरीक़ा से बन सकता है, और जब भी मानचित्र बनाया जाता है तो यह खास ध्यान रखा जाता है कि जो कागज़ पर की छोटी दूरी होती है वह स्थल की बड़ी दूरी को कोई एक ऐसा चीज़ हो जो कि दर्शा सके उतने छोट कम जगह में। तो उसके लिए पैमाना का उपयोग किया जाता है। ठीक, अब देखिए पैमाना होता क्या है। तो पैमाना वो स्थल की वास्तविक दूरी और मानचित्र में दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। यानी कि देखिए, आप लोग मैथ पढ़ते ही होंगे, जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर किसी भी मैप पर मानिएगा आप लोग, तो 1 सेंटीमीटर के बराबर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर मान लिया जाता है। ठीक है, तो मानचित्र में जो 1 सेंटीमीटर ये माना जाता है इक्वल टू इतना किलोमीटर या 10 किलोमीटर। ठीक, तो इसी को पैमाना कहते हैं। ठीक, इसी को मानचित्र पर पैमाना कहा जाता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी जो है वह 10 किमी है, जिसे मानचित्र 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया जाता है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र 1 सेंटीमीटर स्थल में 5 किमी को दर्शाएगा। आपके रेखाचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किमी यानी 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाने
किसी भी मानचित्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। ठीक, तो पैमाना जो है वह मानचित्र का बहुत ही अभिन्न अंग है। ठीक है, जो कि पैमाने के आधार पर ही हम लोग मानचित्र के बीच की जो दूरी है स्थल की, अगर पैमाना मालूम हो तो आसानी से देखकर और बता सकते हैं कि स्थल की वास्तविक दूरी कितनी है। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि पैमाना कितने प्रकार का हो सकता है। तो देखिए, पैमाना दो प्रकार के हो सकता है, एक छोटे पैमाने वाले मानचित्र, एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र। तो आइए जानते हैं कि छोटे पैमाने वाले मानचित्र और बड़े पैमाने वाले मानचित्र किन्हें कहते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज़ पर दिखाना होता है तब हम छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए 5 सेंटीमीटर स्थल को 500 किलोमीटर को दर्शाता है, इसे छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है। यानी कि देखिए, अब छोटे पैमाने वाला मानचित्र किसे कहते हैं, तो जब हम लोग को बड़े बड़े स्थल को छोटे मानचित्र पर दिखाना होता है, यानी कि बड़े बड़े स्थानों को मानचित्र पर दिखाना होता है, जैसे महाद्वीपों, महादेशों, महासागरों इत्यादि, तब उस समय हम लोग छोटे पैमाने वाले मानचित्र का प्रयोग करते हैं। जैसे कि 5 सेंटी में हम लोग 500 किलोमीटर दिखा देते हैं लोग, कभी कभी 1 सेंटीमीटर में हम लोग 200 1000 किलोमीटर दिखा देते हैं लोग। ठीक है, इसी को छोटे पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। अगला देखते हैं, बड़े पैमाने वाले मानचित्र अब किसे कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे कि आपके गांव या शहर को कागज़ पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थलों पर 500 मीटर की दूरी का मानचित्र 5 सेंटीमीटर में दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। देखिए, अब बड़े पैमाने वाले मानचित्र किसे कहते हैं, तो जब भी छोटी से छोटी जगह को दिखाना होगा, जैसे कि मान लीजिए हमारे गांव को या ज़िले को एक छोटी सी जगह यानी कि स्थानीय जगह को दिखाना होगा, उस समय हम लोग बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं, इसी को बड़े पैमाने वाले मानचित्र बोलते हैं। ओके, अब देखिए, जैसे कि दर्शाना होगा बड़ी दूरी को, तो जैसे कि 5 सेंटीमीटर में हम लोग 500 मीटर ही मात्र दर्शाते हैं, यानी कि बड़ा पैमाना लिया गया, 5 सेंटीमीटर लिया गया है। ठीक है, और इसको मात्र 500 मीटर की दूरी दर्शा रहा है, जबकि छोटे पैमाने में क्या है, 5 सेंटीमीटर में 500 किलोमीटर की दूरी को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो यही अंतर है, बड़े पैमाने में बड़ा पैमाना लिया जाता है, ठीक है, और छोटे पैमाने में छोटा पैमाना लिया जाता है। तो इस तरह आप लोग पढ़ चुके हैं कि छोटे पैमाने वाले मानचित्र और बड़े पैमाने वाले मानचित्र किसे कहते हैं। आइए अगले अपने सब टॉपिक पर चलते हैं। हमारा अगला सब टॉपिक है दिशा। तो आइए दिशा के बारे में जानते हैं। तो दिशा के बारे में पढ़ने से पहले आप लोगों को दिशा के बारे में ज्ञात होना चाहिए कि किस दिशा को किधर दर्शाया जाता है। तो आइए इस फिगर में हम लोग समझते हैं। ये देखिए, ये दोनों जो है वह प्रधान बिंदु है, ये दोनों। ठीक है, किसी भी मानचित्र के ऊपर वाले हिस्सा को उत्तर कहते हैं, नीचे वाले हिस्सा को दक्षिण, और लेफ्ट साइड वाले हिस्सा को पश्चिम, और राइट साइड हिस्सा को पूरब कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके दो और लाइन है। ठीक है, इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं, जिसको सब दिशा बोल सकते हैं। अब देखिए, ये वाला है वह दक्षिण पश्चिम हो गया, ये वाला दक्षिण पूरब हो गया। अब उत्तर दिशा में चलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिम, ये हो जाएगा आपका उत्तर पूरब दिशा। ठीक है, तो आप लोग अब दिशा के बारे में समझ गए। यानी कि किसी भी मानचित्र के जो ऊपर वाला भाग होता है उसको उत्तर दिशा में दर्शाते हैं, उत्तर बोलते हैं, और नीचे वाला जो भाग होता है वह दक्षिण होता है, लेफ्ट साइड वाला भाग पश्चिम, और राइट साइड वाला भाग पूरब होता है। ठीक, तो आइए अब शुरुआत करते हैं। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसे ऊपर अक्षांश उत्तर लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। यानी कि अधिकतर मानचित्र में आप लोग देखे होंगे, जो इसके ऊपर दाहिनी तरफ जो बना होता है एक तीर का निशान बना होता है। ठीक, यह ऊपर लिखा होता है अक्षर उ।
ठीक, यह जो है वह उत्तर दिशा को दर्शाता है, जिसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में देखा गया, यानी कि हम लोग इस चित्र में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 4 प्रमुख दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। यानी कि देखिए, किसी भी मानचित्र के 4 प्रमुख दिशा होती है, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ठीक है, यही 4 दिशा जो होती है किसी भी मानचित्र के प्रमुख दिशा होती है। इसी प्रधान दिशा को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। ठीक, इसके बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान को सही पता लगाया जा सकता है। यानी कि देखिए, जो प्रधान दिग्बिंदु होते हैं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, इसके अलावा जो इनके बीच की जो दिशाएं होती है उत्तर पूरब, जैसे दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो इन दिशाओं से किसी भी स्थान को सही स्थिति को आसानी से पता लगाया जा सकता है। हम दिशक सूचक की सहायता से किसी भी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह यंत्र जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है, इसे चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण को दर्शाता है। यानी कि जो दिशा सूचक यंत्र होता है कंपास, ठीक है, उससे हम लोग 4 प्रमुख दिशाओं को आसानी से पता लगा सकते हैं। आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं, ये जो कंपास है यह एक कंपास का फिगर है। कंपास जो होता है वह उत्तर और दक्षिण दिशा को हमेशा दर्शाता है और इसी के सहायता से हम लोग पूरब पश्चिम को आसानी से पहचान सकते हैं लोग। हमारा अगला सब टॉपिक है प्रतीक, जो कि तीसरा मानचित्र का प्रमुख तीसरा घटक है। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार, विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेखाओं, रेल की पटरियों एवं कुओं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायांकों, रंगों, चित्रों और रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। अब देखिए, प्रतीक किसे कहते हैं। ठीक, तो किसी भी मानचित्र पर किसी भी, जैसे कि भवन हो गया, सड़क हो गया, पुल, वृक्ष, रेल की पटरी इत्यादि को तो उसकी वास्तविक आकार में नहीं दिखाया जा सकता है। तो इसको दिखाने के लिए एक तरह के आकार, एक तरह के छायांकित या रंग या चित्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, खास चित्रों का प्रयोग किया जाता है खास चीज़ को दिखाने के लिए। जैसे सड़क के लिए अलग चित्र का प्रयोग किया जाता है, छोटा से छोटा, और पुल को दिखाने के लिए छोटा से छोटा अलग चित्र का प्रयोग किया जाता है। वृक्ष के लिए अलग चित्र का प्रयोग किया जाता है, रंग का प्रयोग किया जाता है, छायांकित का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं सब को प्रतीक बोला जाता है। ठीक, और ये जो प्रतीक होते हैं वह कम स्थान में बहुत ही अधिक जानकारी प्रदान हम लोग को आसानी से कर देते हैं। जैसे मान लीजिए सड़क को दिखाना होगा तो आप लोग आसानी से ऐसे लाइन खींच दीजिए, ये सड़क के काम में हो जाएगा। अब दिखा देगा कि भाई ये सड़क है। पेड़ दिखाने के लिए एक छोटा सा ऐसे बना दीजिए, तो ये मान लीजिए पेड़ हो गया, तो ये आसानी से बता देगा कि ये पेड़ है। ठीक, इसी सब को प्रतीक बोलते हैं। इन प्रतीकों की इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इसका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप चिन्हों की सहायता से आप मालूम करते हैं। यानी कि देखिए, जो प्रतीक होता है वह मानचित्र पर बहुत ही आसानी से खींचा जा सकता है और इसका अध्ययन जो होता है वह बहुत ही आसान होता है। ठीक, आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं कुछ जो चित्र दिया गया है, ठीक, वह प्रतीक के बारे में दर्शाता है। ये देखिए, ये सभी प्रतीक हैं। ठीक, इधर इसमें नाम भी लिखा हुआ है कि कौन से प्रतीक को किसे दर्शाया गया है। आप लोग आसानी से देख सकते हैं। इसको देखकर आप लोग आसानी से मालूम कर सकते हैं कि कौन चीज़ कहाँ है मानचित्र पर। ये कम स्थान में देखिए कितना ज़्यादा जानकारी दे रहा है। प्रतीकों के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे
सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। अब देखिए रूढ़ प्रतीक किसे कहा जाता है, तो रूढ़ प्रतीक उसको कहा जाता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सहमति से बनाया गया हो। ठीक है, इसको मानचित्र पर पूरे विश्व में जाइएगा, किसी भी भाषा में आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं कुछ रूढ़ प्रतीक दिया गया है। ठीक, तो यह मानचित्र के कुछ रूढ़ प्रतीक है, यानी कि इनको पूरे विश्व में, पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर किसी भी मानचित्र में सेम यही बनाया जाता है। जैसे बस्ती के लिए ये सभी बनाए जाते हैं, पेड़ और घास के लिए ये रूढ़ प्रतीक है, यानी कि किसी भी मानचित्र में पेड़ और घास के लिए इसी का प्रयोग होगा। ठीक, इसको पूरे इंटरनेशनल लेवल पर फॉलो किया जाता है, इसी को रूढ़ प्रतीक बोला जाता है। अब देखिए प्रतीकों में विभिन्न रंगों का उपयोग इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरे रंग का पर्वतों, पीले रंग का पठारों और हरा रंग मैदानों के लिए दर्शाए जाते हैं। यानी कि जो प्रतीक होते हैं उसमें रंगों का इस्तेमाल भी खास तरह से किया जाता है। ठीक है, इसको भी जो रूढ़ रंग भी बोल सकते हैं प्रतीक में। ठीक है, जैसे नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों के लिए, भूरे रंग का पर्वत, पीला पठार और हरा रंग मैदान के लिए किया जाता है। हमारा अगला सब टॉपिक है रेखा चित्र। ठीक है, तो अब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि रेखा चित्र किसे कहते हैं। रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित ना होकर या दास और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान से दूसरे स्थान के सापेक्ष को दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के लिए रास्ता बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेखन बिना पैमाने की सहायता से खींचा जा सकता है। इसे रेखा चित्र कहा जाता है या कहते हैं। हम देखिए रेखा चित्र जो होता है वह एक आरेखन होता है। ठीक, आरेखन माने कि कल्पना होता है कि किसी भी मैप पर किसी स्थानीय और लोकल जगह को दिखाने के लिए बिना पैमाने के लिए खींच दिया जाता है कि भाई आप इस रास्ते से आइएगा तो मेरे घर आ जाइएगा, यानी कि एक कल्पना पर आधारित होती है। ठीक, और इसमें किसी भी प्रकार का पैमाना का उपयोग नहीं किया जाता है। जैसे कि आप लोग मानचित्र में किसी भी दूरी को बताने के लिए एक पैमाने का उपयोग होता था ना, कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर या 500 मीटर ऐसे होता था। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। रेखा चित्र में जो है वह पैमाने का प्रयोग नहीं किया जाता। यह लोकल चीज़ों को दिखाने के लिए मानचित्र में दिखा दिया जाता है या मानचित्र में बना दिया जाता है। ये जो है वह याददाश्त पर और कल्पना पर या स्थानीय प्रक्षेपण पर क्या होता है, आधारित होता है। ठीक, तो इस तरह से जब भी हम लोग मानचित्र में स्थानीय चीज़ को दिखाना होता है तो बिना किसी पैमाने के उपयोग से किया गया खींचा गया लाइन या चित्र किसी भी प्रकार का वह रेखा चित्र कहा जाता है। ठीक है, यानी रेखाओं पर खींचा गया चित्र बिना किसी पैमाने का उपयोग से, इसी को क्या कहते हैं, रेखा चित्र कहते हैं। हमारा अगला सब टॉपिक है खाका। तो अब हम लोग खाका के बारे में पढ़ेंगे। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। यानी कि देखिए एक छोटा सा क्षेत्र होता है जिसको बड़े पैमाने पर खींचा जाता है रेखा चित्र। ठीक, उसी को खाका बोला जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसे हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे कि किसी भी कमरे की लंबाई और चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। ठीक है, इसी को यानी कि रेखा चित्र को ही किसी छोटे क्षेत्र के बड़े पैमाने पर रेखा चित्र जब खींचा जाता है उसी को खाका कहते हैं। ठीक, अब देखिए खाका क्यों खींचा जाता है, तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसको हम लोग मानचित्र पर दरअसल वास्तविक रूप से नहीं दिखाते हैं, जैसे कि कमरे की लंबाई और चौड़ाई। ठीक, तो मान लीजिए एक कमरे को बनाना है मानचित्र पर, ठीक, या किसी स्थान के बहुत ही छोटे स्थान को दर्शाना है मानचित्र पर, तो उसको बड़े पैमाना लेकर, ठीक है, तब उसके मानचित्र को बनाते हैं लोग, बड़े पैमाने वाले मानचित्र को।
ठीक। तो उसमें रेखा चित्र जो खींचा जाता है, जिसमें बताया जाता है विस्तार से लंबाई चौड़ाई हम लोग आसानी से किसी कमरे का बता सकते हैं, ठीक, उसी को क्या कहते हैं, खाका कहा जाता है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।